हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं संजय तिवारी और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी एकेडमी लखनऊ में है और हम लोग एसएससी जेई, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल और TG2 इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की तैयारी करवाते हैं, ऑफलाइन बैच चलाते हैं। मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हूं और इस समय हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट की एक लेक्चर सीरीज चला रहे हैं जिसमें पहला चैप्टर हो चुका है, उसका नाम था फोर्स एनालिसिस, बल विश्लेषण। और दूसरा चैप्टर है घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। तो उसमें थ्योरी का पार्ट हो चुका है, मेरे ख्याल से कई लेक्चर्स भी हो चुके हैं, कुछ न्यूमेरिकल भी हो चुके हैं। तो आज मैं आपके पास एक नए न्यूमेरिकल के साथ आया हूँ। तो चैप्टर 2 है फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। और आज फ्रिक्शन फोर्स का 11वां लेक्चर है, 11वां लेक्चर आज है। इसका मतलब 4 से 5 न्यूमेरिकल हो चुके हैं। आज एक बहुत बेहतरीन सी प्रॉब्लम है, बहुत बढ़िया सा सवाल लेके आपके पास आया हूँ। करने से पहले, शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप अपना पेन कॉपी रख लें, साथ में कैलसी जरूर रखें, तभी साथ साथ कर पाएंगे। क्योंकि न्यूमेरिकल को सुनना कोई ठीक बात नहीं है, करना सही है ना। ये प्रॉब्लम है, डायग्राम पे आपको दिख रहा है, बोर्ड पे दिखाई पड़ गया है। एक बार गौर से देख लें, फिर मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करता हूँ कि ये प्रॉब्लम है क्या, जिससे कि चीज़ें स्पष्ट तरीके से सामने आ पाएँ। ठीक है, आइए। ठीक है, देखा जाए तो जैसा आपको दिख रहा है कि दो ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक का नाम यहाँ दिया जा रहा है ए और एक का बी। ये वाला ब्लॉक ए है जो कि ऊपर है ना, और नीचे जो ब्लॉक है उसको कह रहे हैं बी। दिस ब्लॉक इज ए एंड दिस ब्लॉक इज बी। इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा, है क्या है? एक वर्टिकल वॉल है। जैसे आपने कमरे को एज्यूम करिए, कमरे में दीवार होगी और फर्श होगा। तो आपने दीवार पे एक ब्लॉक को ऐसे चिपकाने की कोशिश किया, चिपकाया नहीं है, फेविक्विक या ऐसा कुछ लगाया नहीं है जिसमें इसमें चिपका रहे, और उसको एक डंडे की मदद से ऐसे धक्का देकर उसको वहाँ रोकने की कोशिश की है। जैसे दीवार पे कोई चीज़ रख दिया जाए और उसको आप एक डंडा ले लें, उससे उसको धक्का दें। तो इस डंडे से इसको धक्का देकर मैं इसको इस दीवार पर रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा ही समझिए। दूसरा क्या हुआ कि नीचे भी एक ब्लॉक है। अब अभी तो मैं इसको धक्का दे रहा था, मतलब उसको नीचे आने से रोक रहा था। तो मैंने क्या किया कि मैं हट गया और नीचे एक बड़ा सा ब्लॉक और रख दिया, उस ब्लॉक में इस रॉड को ऐसे फंसा दिया। ठीक है ना। तो अब जो काम इसको नीचे आने से रोकने के लिए पहले तो मैं पुश कर रहा था, अब क्या कर रहा है, मैं पुश नहीं कर रहा हूं, अब जो कुछ कर रहा है ये ब्लॉक कर रहा है। तो कुल मिला के सिचुएशन ये दिखाई पड़ रही है कि दो ब्लॉक हैं। दिखने में बेटा आपको साइज अलग दिख रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है कि दोनों ब्लॉक WA और WB दोनों का वेट हमें सेम लेके चलना है। अच्छा है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो दोनों ब्लॉक के वेट सेम है। दूसरी बात उसने कहा है कि फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, घर्षण गुणांक, दीवार और ब्लॉक के बीच में, फर्श और ब्लॉक के बीच में, यहाँ भी फ्रिक्शन कॉफिशिएंट होगा, यहाँ भी फ्रिक्शन कॉफिशिएंट होगा। दोनों जगह आपको सेम मान के चलना है, सेम एज्यूम करके चलना है। ये भी क्वेश्चन में गिवन है और अच्छी बात है, आसान हो जाएगा। अब जरा इसकी घटना समझिए कैसे हो रहा है। ठीक है, सपोज दैट मेरे पास, इसको रख देते हैं, मेरे पास ये दो ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक ए है, दूसरा ब्लॉक बी है। अब अगर बीच में रॉड लगी हुई है, तो रॉड कैसे लगी है? रॉड को लगाने का तरीका ये है कि रॉड और ब्लॉक के बीच में पिन ज्वाइंट है। पिन ज्वाइंट का मतलब क्या हुआ कि अगर ये ब्लॉक नीचे आएगा तो रॉड ऐसे मूव कर जाएगी। ये मोशन पॉसिबल है। वेल्डिंग कर देंगे तब तो कुछ होना ही नहीं है। वेल्डिंग नहीं है, फिक्स ज्वाइंट नहीं है, पिन ज्वाइंट है, हिंज ज्वाइंट है, तो बॉडी में मोशन पॉसिबल है। ये ऐसे मोशन पॉसिबल है। ऐसे यहाँ पर भी देखा जाए तो इसमें ये जो ब्लॉक है, अगर ये आगे पीछे मूव करे तो इसमें ये मोशन पॉसिबल है, ये मोशन ऐसे ऐसे पॉसिबल है। ठीक है ना। तो रॉड हमारा दोनों ब्लॉक से पिन ज्वाइंट पे है। रॉड अगर पिन ज्वाइंट पे है, इसका मतलब ब्लॉक में मोशन कैसा होने की टेंडेंसी है, ये ब्लॉक यहाँ पर रखा है, ये ब्लॉक यहाँ पर है, ये ब्लॉक यहाँ पर है। जब ब्लॉक ए नीचे जाएगा तब ये दूर जाएगा। इस तरह का मोशन आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और इसी बीच में जो रॉड रहेगी वो रॉड भी इसी के अकॉर्डिंग मोशन करती हुई दिखाई पड़ेगी। ये रॉड आपको ऐसे ऐसे मोशन करती हुई दिखाई पड़ेगी।
है ना। तो मुझे लग रहा है इतनी बात से आपको क्वेश्चन तो कुछ हद तक इसका जो मैकेनिक्स है, जो इसकी वर्किंग है, समझ में आ गई। भैया पूछ क्या रहे हो ये तो पता चले। तो पूछ ये रहा है, इसने दिया, अब देखिए क्या होगा। एज्यूम करिए कि ये ब्लॉक थोड़ा और आगे रखा था, मान लेते हैं यहाँ पे रखा था, मैं इसको और पीछे करता हूँ, कुछ पीछे करके छोड़ देता हूँ, देखता हूँ क्या रुका रहेगा, वहीं पर रुका हुआ है। थोड़ा और पीछे करता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ, देखता हूँ रुका है। जैसे जैसे इस ब्लॉक को मैं पीछे करूँगा, इस रॉड का ये जो एंगल होगा और कम हो रहा होगा। ये ब्लॉक जब यहाँ ना होके यहाँ होता, सपोज दैट, देखिए अगर ये ब्लॉक यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, तब ये ब्लॉक और ऊपर होगा, और ये और ऊपर होगा तो रॉड ऐसे रहेगी, एंगल 45 से कुछ ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। मैं पीछे करूँगा तो एंगल कम होगा, और पीछे करूँगा एंगल कम होगा, और पीछे करूँगा एंगल कम होगा। तो मैं वही कर रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे किया, छोड़ दिया, देखा रुका हुआ है, कोई बात नहीं। थोड़ा और पीछे किया, छोड़ दिया, देखा रुका हुआ है, कोई बात नहीं। ऐसे करते 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 मैं पीछे आता गया और देखता गया कि एंगल कहाँ तक आ गया, 45 पे आ गया। ये क्या कह रहा है, स्लाइडिंग इम्पेंड एट थीटा इज इक्वल टू 45 गिवन है। कि मतलब जब पीछे करते करते हम 45 डिग्री पर पहुंच गए, अब इसके बाद अगर जरा सा भी पीछे किया, 1.1 mm भी पीछे किया, या यूं कहें कि 45 से 0.1 डिग्री भी कम हुआ, तब जब मैं छोड़ दूंगा तो ये स्लाइड करके ये नीचे आ जाएगा, ये सट से ऐसे गिर जाएगा, है ना। क्या कह रहा है, स्लाइडिंग इम्पेंड एट थीटा इज इक्वल टू 45। इम्पेंड का मतलब होता है जस्ट स्टार्ट टू मूव, स्लाइडिंग होने वाली है, हुई नहीं है, होने वाली कहाँ पर है, थीटा इज इक्वल टू 45 पे है, 44 पे नहीं है, 45 पर है ना। ठीक है, सॉरी 46 पे नहीं है, 45 पे है। 45 से थोड़ा भी कम कर देंगे, 44.9 भी कर देंगे तो मूव कर जाएगा। अब कंप्लीट क्वेश्चन समझिए। दो ब्लॉक है जिनका वेट ए और बी, दोनों ब्लॉक के वेट सेम है। ये इस समय जो डायग्राम बना हुआ है वो 45 पर बना हुआ है, मतलब स्लाइडिंग इम्पेंड होने वाली है, मोशन होने वाला है, स्लाइड होने वाला है, अभी नहीं हुआ है, अभी बिल्कुल सही है, रेस्ट में है ना। मतलब कहने का क्या है कि बॉडी हमारी सीमांत घर्षण की अवस्था में है, लिमिटिंग कंडीशन में है। और जब लिमिटिंग कंडीशन में होती है तो हमें पता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला हम लोग F इक्वल टू म्यू आर कहते हैं, वो कब वैलिड है, जब बॉडी हमारी इम्पेंडिंग मोशन में हो या लिमिटिंग कंडीशन में हो, दोनों एक ही बात है ना। तो F इक्वल टू म्यू आर यहाँ काम करेगा। कह रहा है कि फाइंड द फ्रिक्शन कॉफिशिएंट एट द सर्फेसेस, है ना। यहाँ भी म्यू है, यहाँ भी म्यू है, हमें यही म्यू की वैल्यू निकालनी है, जबकि गिवन है दोनों ब्लॉक के वेट सेम है और 45 डिग्री पर ये स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है। इतनी देर तो लग गई क्वेश्चन को बताने में। अब क्वेश्चन को करना है, तो करने के लिए हमेशा की तरह क्या है, क्योंकि बॉडी हमारी लिमिटिंग कंडीशन में है, लिमिटिंग कंडीशन का मतलब क्या होता है, बॉडी रेस्ट में है ना। क्योंकि बॉडी लिमिटिंग कंडीशन में है, इसका मतलब बॉडी रेस्ट में है। और बॉडी अगर रेस्ट में है तो इसकी हम लोग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे, और वो लगाने से पहले हमें इसकी FBD बनानी पड़ेगी। FBD बनाएंगे, उसके बाद इसमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। तो पूरे भैया क्वेश्चन को करने का जो प्रोसेस है वो तो यही है, इसकी FBD बनाई जाए और उसके बाद कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई किया जाए। अब FBD बनाने के लिए हमें फोर्सेस देखने पड़ेंगे कि बॉडी पे फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे, ठीक है ना। चलिए पहले तो समझा जाए कि क्या क्या फोर्सेस हैं। ब्लॉक ए की बात करें तो ब्लॉक ए का वेट नीचे काम करेगा, कोई समस्या नहीं है। ब्लॉक ए इस रॉड के और इस दीवार के सहारे यहाँ टिका हुआ है, तो ये दीवार को ब्लॉक ए इधर धक्का देगा, तो ये तो एक्शन हुआ, लेकिन दीवार ब्लॉक ए को इधर धक्का देगा, ये रिएक्शन होगा। तो ब्लॉक ए का वेट नीचे और ब्लॉक ए का रिएक्शन, ब्लॉक ए पर रिएक्शन इस लाइन पे काम करेगा। तो एक इधर हो गया रिएक्शन, इधर हो गया वेट, ठीक है। ऐसे यहाँ देखा जाए तो ब्लॉक बी का वेट नीचे की तरफ, नीचे काम करेगा, लेकिन प्लेन क्या करेगा, ब्लॉक बी को ऊपर धक्का देगा। तो ऊपर धक्का देगा तो रिएक्शन ऊपर काम करेगी। मतलब ब्लॉक बी के केस में रिएक्शन और वेट की एक ही लाइन होगी, लेकिन ब्लॉक ए के केस में वेट की लाइन वर्टिकल होगी, रिएक्शन की लाइन हॉरिजॉन्टल होगी। इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी बात समझा जाए कि फ्रिक्शन उसकी इस रॉड में क्या होना है।
ये नीचे आना चाहता है और ये इधर जाना नहीं चाहता है ना। कुल मिला के ये बेचारा जो रॉड है इन दोनों के बीच में पिस रहा है, दब रहा है ना। इस रॉड में क्या महसूस होगा, तो आपको सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये रॉड इन दोनों के बीच में दब रहा है, तो इस रॉड में कंप्रेसिव फोर्स महसूस होंगे। ये रॉड हमारा कंप्रेशन में रहेगा। और हमने आपको हमेशा बताया है, हर लेक्चर में बताया है कि कंप्रेशन का सिंबल हम ऐसे बनाते हैं और टेंशन का सिंबल हमेशा ऐसे बनाते हैं। ठीक है, क्यों बनाते हैं फिर मैं कह रहा हूं, जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल शुरू करेंगे तो वहां ये बात डिटेल में सीखेंगे कि ऐसा क्यों है ना। तो इस रॉड में कंप्रेशन है, तो कंप्रेशन होने का मतलब क्या हो गया, इस रॉड में जो हमारे पास फोर्सेस दिखाई पड़ेंगे, कंप्रेसिव फोर्सेज होंगे, वो कैसे होंगे देखा जाए। ठीक है, तो वो इस पर ऐसे दिखाई पड़ेगा और ऐसे दिखाई पड़ेगा, और इस कंप्रेसिव फोर्स को नाम हम दे रहे हैं FC, है ना, FC कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, ये लग रहा है ब्लॉक ए पे, ठीक है ना। ये ब्लॉक ए को ऊपर की तरफ रोके रखने की कोशिश करेगा, और ये क्या करेगा, ब्लॉक बी को इधर भगाने की कोशिश करेगा, है ना। ये इसको ऊपर रोके रखने की कोशिश करेगा, और इसको इधर ये आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है ना। और फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स हर कोशिश को नाकाम करने की कोशिश करेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन फोर्स का एक ही काम है, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोजेस द मोशन। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा गति का विरोध करता है, फोर्स का नहीं, गति का विरोध करता है। टेंडेंसी ऑफ मोशन, मोशन की इच्छा का विरोध करता है। इस बॉडी में मोशन की इच्छा किधर है, तो आप कहेंगे ये बॉडी नीचे आना चाहती है। क्या किसी को लगता है कि ये बॉडी ऊपर जाना चाहती है ना, नहीं। ठीक है, ये इस बॉडी की इच्छा हमेशा नीचे आने की है, और जब ये नीचे आना चाहेगी तो ये बॉडी इधर मूव करेगी। इस बॉडी के अंदर मोशन की इच्छा राइट साइड में है। दोनों बॉडी का टेंडेंसी ऑफ मोशन मैंने रेड कलर से आपको दिखाया है। ठीक है, अब फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, दोनों ही इच्छाओं का विरोध करेगा, तो आप कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स ऊपर काम करेगा। मोशन नीचे, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर, इस पर मोशन राइट, फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए जल्दी से सारे फोर्सेस दिखा लें। पहले ब्लॉक ए की बात करें, तो ब्लॉक ए का वेट नीचे की तरफ ये आ गया। ठीक है, कितना है, तो भाई W है। इसका रिएक्शन आपसे बात हुई थी कि इधर काम करेगा, तो ये रिएक्शन हो गया इस तरफ। क्योंकि ये ब्लॉक ए पे काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम देंगे हम लोग RA। ठीक है ना। ये बॉडी की टेंडेंसी नीचे आने की है, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स ऊपर काम करेगा, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग कंडीशन पे क्या होती है, F = μr। तो म्यू हो गया फ्रिक्शन कॉफिशिएंट ब्लॉक और प्लेन के बीच में, और इन दोनों के बीच में रिएक्शन क्या है, तो ये रिएक्शन है, तो μ × RA। ठीक है ना, ये हो गया। इस बॉडी पर कुल कितने फोर्स काम कर रहे हैं। अब कोई पूछे ब्लॉक ए पे कितने फोर्स हैं, तो आप कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन, वेट, फ्रिक्शन फोर्स और FC ऊपर की तरफ। अभी इस ब्लॉक को अलग करके फिर से बनाना है, बनाएंगे अभी, परेशान ना होइए। ठीक है, ऐसे इस पर बात करें तो इसका वेट नीचे की तरफ, ये तो हो गया इसका वेट W। ठीक है, रिएक्शन इसका क्या होगा, इसी लाइन पे होगा, अभी बात हुई थी, आपको बताया था मैंने। तो इसका रिएक्शन ऊपर काम करेगा, इसे कहेंगे R। क्योंकि ये बॉडी इधर मूव करना चाहती है राइट साइड में, तो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा इस साइड में, इसका नाम क्या होगा, μr। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट तो यहाँ भी म्यू है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन क्या है, सॉरी, इसको हम कहेंगे RB, क्योंकि ब्लॉक बी पे है ना, तो इसको लिखेंगे RB। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे μr है वैसे यहाँ पे μrb। अच्छा, एक बार फिर से स्पष्ट कर दूँ, फ्रिक्शन फोर्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे नहीं लगता है, कभी नहीं लगता है, लेकिन हमेशा हम लगा तो यहीं रहे हैं ना। एक्चुअली क्या है, फ्रिक्शन फोर्स तो लगता है सरफेस पे, यहाँ लगना चाहिए उसको, है ना, लेकिन हम यहाँ पे दिखा देते हैं आसान करने के लिए। क्यों, क्योंकि हम बॉडी की थिकनेस को, जो बॉडी की हाइट है, उसको बहुत ज़्यादा नहीं मानते हैं, कम मानते हैं, है ना। तो इसकी वजह से चाहे इसको यहाँ लगाएं चाहे यहाँ लगाएं, उस इफेक्ट को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। तो जब यहाँ दिखा देते हैं, थोड़ा सा चीज़ें आसान दिखाई पड़ती हैं। बात समझ में आ गई ना। इतनी बात होने के बाद FBD रेडी है।
FBD रेडी है, लेकिन अभी सॉल्व करने की स्थिति में हम नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि अभी बड़ा घालमेल टाइप का है। सबको अलग अलग करके देखें तब ज़्यादा क्लियर होगा। बेटा एंगल का भी बात कर लो। ये एंगल 45 है, तो ये 90 है, तो यहाँ भी 45 होगा। हमें जहाँ जहाँ एंगल चाहिए होगा निकाल लेंगे। ये सारे एंगल 40, देखिए ये 45, तो ये भी 45, सब सारे एंगल यहाँ 45 दिख रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये आपको एक रेक्टेंगल दिखाई पड़ रहा है। अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ये 45 है तो इधर भी 45, ये भी 45, सारे एंगल यहाँ 45 दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत आसान सा सवाल देने की कोशिश की गई है। आइए अब इसके वीडियो बनाते हैं फिर से मतलब क्या, सबको सेपरेटली देखने की कोशिश करें। अभी तो सब बड़ा मिक्सअप टाइप का दिख रहा है। चलिए सेपरेटली देखने की बात हो रही है, तो आइए भाई इस डायग्राम से हम लोग इसको सेपरेटली देखेंगे, अलग अलग करके देखेंगे ऐसे। और अलग करने का तरीका हम लोग हमेशा सीखते आए हैं, कैसे देखते हैं अभी। बहुत सुंदर तरीके से अलग कर पाएंगे, ठीक है। सबको हवा में कर दें, हटा दें, तो क्या हटाना चाहिए, इसको हटा दिया जाए, ठीक, हट गया। इसको हटा दिया जाए, हट गया। ये रॉड को हटा देते हैं, ठीक है, पहला काम तो। लेकिन रॉड की लाइन तो हमें चाहिए ना, तो इसलिए रॉड की लाइन बना देते हैं, क्योंकि इस पर फोर्सेस तो हमें दिखाने ही पड़ेंगे। तो ये हमारे इस फोर्स की लाइन हुई। एक मिनट, थोड़ा सा तिरछा हो गया, अब सही हुआ, ठीक है, सब हट गया। अब सारे दोनों ब्लॉक अलग अलग हैं, और इस पे हम फोर्सेस की वही सारे फोर्स यहाँ फिर से दिखाएंगे, तो थोड़ा सा क्लियर सा दिखाई पड़ेगा कि FBD कैसे बन रही है, ठीक है ना। चलिए सारे फोर्स यहाँ कॉपी करते हैं। सबसे पहले हम लोग रॉड का फोर्स देखते हैं। देखिए आपको एक बहुत पहले लेक्चर फर्स्ट में एक लॉ बताया गया था, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। किसी फोर्स को उसकी क्रिया रेखा पर ही हम आगे या पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने क्या कहा था, ये वाला फोर्स ब्लॉक ए का है, ये वाला फोर्स ब्लॉक बी का है, दोनों की वैल्यू क्या है, FC है। तो ब्लॉक ए की बात करें तो ये जो एरो आपको यहाँ दिख रहा है, मैं चाहूँ तो बाय द लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी इसको आगे कर सकता हूँ। तो मैं वही करने जा रहा हूँ। कैसे, देखिए ये FC यहाँ लग रहा था, तो इस FC पहले FC कहाँ, FC यहाँ लग रहा था ना, इसको मैं यहाँ दिखाऊँ चाहे उठा के इसी लाइन पर आगे बढ़ा के यहाँ दिखा दूँ, कोई पूछने वाला नहीं है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल सब कुछ सही है। तो बात समझ में आ गई ना। अब इसको यहाँ हटा दिया जाए, ये FC हो गया। ऐसे ही ये एरो आगे बढ़ा के नीचे कर सकते हैं। तो पहले एरो यहाँ लगा हुआ था, ये FC यहाँ लग रहा था, मैं इसको बढ़ा के आगे कर देता हूँ। इसको भी कोई पूछने वाला नहीं है, गलत बिल्कुल नहीं है, इससे सिस्टम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बात इतनी सी है। चलिए अब सारे वेट देख ली जाए। इसका वेट नीचे की तरफ बहुत बढ़िया है, कितना है, W है। इसका वेट भी नीचे है, कितना है, ये भी W है, ठीक है। इसकी रिएक्शन इस साइड में है, कितनी है, RA है। इसकी रिएक्शन ऊपर की तरफ है, कितनी है, RB है। इस पर फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लग रहा है, कितना है, तो म्यू RB है। इस पर फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है क्योंकि ये नीचे आना चाहता था, कितना है, म्यू RA है। यहाँ से बेटा आपको सारे फोर्सेस साफ साफ दिखाई पड़ने लगे। अब यहाँ पे FBD बन के रेडी है। आपको गिवन था कि ये एंगल 45 डिग्री का है। अगर ये 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का ही होगा, ठीक है। इसको रिजॉल्व करेंगे ना, इसलिए ये 45 का है तो ये भी 45 का होगा, 45 डिग्री का होगा, ठीक है ना। सब कुछ 45 का है। अब यह FBD बन गई है। अब कुछ करना नहीं है, ध्यान से देख लीजिए, सिर्फ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करना है, सिग्मा FS इक्वल टू 0, सिग्मा FY इक्वल टू 0, और सॉल्व करके रख देना है। चलिए आइए जगह बनाई जाए और थोड़ा सा इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। आइए इसको रख लिया जाए कहीं किनारे, ठीक। पहले इस ब्लॉक का नाम क्या था, ब्लॉक A। ये ब्लॉक क्या था, A, ऊपर वाला ये A था और नीचे वाला क्या था, B था। तो पहले ब्लॉक A सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए फर्स्ट हम ब्लॉक A पर कुछ हाथ पैर आजमाते हैं।
तो करना क्या पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस देखने हैं, तो ये Fc इंक्लाइंड है, इसको रिजॉल्व कर दिया जाए। पहले इसको रिजॉल्व करेंगे तो आपको एक कंपोनेंट इधर दिख जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, नाम क्या होगा, Fc cos 45। एक कंपोनेंट यहाँ मिलेगा, इसका नाम होगा Fc sin 45। ठीक है, अब कोई कहे कि Fc की कोई ज़रूरत है, तो अब मुझे Fc की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। सिमिलरली इस Fc को रिजॉल्व कर लें, तो इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर दिखाई पड़ेगा, जिसे आप क्या कहेंगे, Fc sin 45, यहाँ लिख लें, सॉरी Fc cos 45, इसे कहेंगे Fc cos 45। ठीक है ना। और एक कंपोनेंट नीचे आता हुआ दिखाई पड़ेगा, इसे कहेंगे Fc sin 45। सारे फोर्सेस रिजॉल्व हो चुके हैं, अब कुछ नहीं करना है। कोई कहे Fc का कोई ज़रूरत बची है क्या, आप कहेंगे अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं बची है। अब सिंपल सा मैथमेटिक में आते हैं और सॉल्व किया जाए। सॉरी, आइए चलिए, ब्लॉक ए को सॉल्व करने की बात हो रही है। चलिए ब्लॉक ए को सॉल्व किया जाए पहले तो। ठीक है, ब्लॉक ए पे देखें तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेज और वर्टिकल फोर्सेज को देखने हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0 आप कहना चाहते हैं, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। मतलब बॉडी पर जितने फोर्स राइट साइड में है उतने लेफ्ट साइड में होंगे। तो यहाँ से दिखाई पड़ रहा है कि आर ए इज इक्वल टू Fc cos 45, यहाँ हो गया आर ए इक्वल टू Fc cos 45, है ना। अब बेटा cos 45 की वैल्यू क्या होती है, कैल्शियम में देख लो, मेरे ख्याल से 0.707 होती है। तो cos 45 की वैल्यू भी क्या होती है, 0.707, और sin 45 की भी यही होगी। तो एक लंबा लंबा लिखने से बेटर है हम उसकी वैल्यू को लिख लें। तो आप कह सकते हैं कि ये वैल्यू आ जाती है 0.707 Fc। ठीक है ना। ये हमारे पास एक आर ए की वैल्यू आ गई। सिग्मा Fy इक्वल टू 0 जब बात करते हैं, वर्टिकल फोर्सेज एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू 0। ये कहता है क्या है, जितने फोर्स ऊपर हैं उतने ही फोर्स नीचे हैं। तो नीचे W है, ऊपर म्यू आर ए प्लस Fc sin 40 है। तो आप लिख सकते हैं कि म्यू आर ए प्लस Fc, है ना, sin 45 म्यू आर ए प्लस Fc sin 45 इज इक्वल टू W। ठीक है ना। कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, इस आर ए की वैल्यू को उठा के ला के यहाँ रख लिया जाए पहले तो। ठीक है, सॉल्व कर रहा हूँ मैं, अब खाली सॉल्व करने का काम बचा है, मैकेनिक्स खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पे लिखेंगे म्यू और आर ए की वैल्यू क्या है, इंटू 0.707 Fc। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, प्लस Fc sin 45 भी 0.707 होता है, तो 0.707 Fc इक्वल टू W। ठीक है ना। यहाँ से ऐसा करते हैं कि आगे सॉल्व करना है तो हमें म्यू निकालना है, Fc को रिप्लेस करना है। तो Fc की वैल्यू निकाल के रख ले पहले से ही। तो अगर इसको रखेंगे पहले से ही तो Fc इज इक्वल टू क्या हो सकता है, यहाँ से कॉमन ले लें तो आप लिख सकते हैं W डिवाइड बाई, है ना, 0.707 म्यू प्लस 0.707, ऐसा दिखाई पड़ रहा है ना, यही दिखाई पड़ रहा है। ये हमारे पास Fc की वैल्यू आ गई। इसको हम कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसको कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अभी इक्वेशन नंबर 2 बनाने के बाद अब देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसके साथ। अब बात करते हैं बी,
बी को सॉल्व किया जाए। एक बार इसको चेक जरूर कर लीजिएगा, हो सकता है मुझसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही हो, ठीक है। यहाँ तक गड़बड़ नहीं है, इसमें हो सकता है। बी की बात करें, जब सिग्मा एफ एक्स करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इक्वेट करेंगे, तो जितने लेफ्ट उतने राइट। यहाँ से मिलेगा म्यू आर बी इक्वल टू एफ सी कॉस 45। यहाँ से मिलेगा आपको म्यू आर बी इक्वल टू एफ सी कॉस 45, या यूँ कहा जाए 0.707 एफ सी। कोई दिक्कत तो है नहीं, ये सिग्मा एफ एक्स से आ गया। सिग्मा एफ वाई देखें तो आर बी इक्वल टू क्या आता है, आर बी ऊपर है, आर बी इक्वल टू क्या आता है, एफ सी साइन 45, है ना। एफ सी साइन 45 मतलब क्या हुआ, ये कह सकते हैं 0.707 एफ सी, है ना। तो एफ सी सॉरी आर बी इक्वल टू क्या हो गया, एफ सी साइन 45 0.707 एफ सी, ये हो गया, और प्लस डब्लू, यहाँ से ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। वही काम यहाँ भी करें। क्या करना है कि आर बी की वैल्यू को उठाकर यहाँ पुट कर दिया जाए। तो जब आर बी की वैल्यू को उठाकर यहाँ रखेंगे, और हमारा मकसद है एफ सी निकाल के एफ सी को इक्वेट करना, ठीक है। ऐसे कुछ करने चल रहे हैं, देखिए क्या हो सकता है। तो आर बी की वैल्यू यहाँ जब पुट करेंगे तो क्या दिखाई पड़ता है कि म्यू, ठीक है, म्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, म्यू इंटू 0.707 एफ सी, और म्यू इंटू डब्लू प्लस म्यू इंटू डब्लू, ये तो यहाँ पे रखने पे आ गया, इक्वल टू क्या आ रहा है 0.707 एफ सी, ठीक है। ये कहाँ से मिल रहा है हमें, ये देखो बेटा, इस वैल्यू को यहाँ पुट किया तो इससे हमें ये वैल्यू मिली, ठीक। अभी सॉल्व करते हैं इसको भी। यहाँ से भी एफ सी निकालने की बात करें, ठीक है। तो जब एफ सी निकालने की बात करेंगे तो क्या होगा, इस एफ सी को इधर लाएं, एफ सी कॉमन ले लें पहले। तो एफ सी कॉमन लेते हैं तो विद इन ब्रैकेट क्या आता है, 0.707 म्यू, ये वाला। एफ सी इधर आएगा तो माइनस 0.707 इधर से हो गया। म्यू डब्लू उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस म्यू डब्लू, इतनी चीज़ आ गई। और अगर यहाँ से इसको इक्वेट करें, एफ सी निकालने की कोशिश करें, तो एफ सी निकाल सकते हैं। रुको भाई, क्यों नहीं जा रहा है, चलो ठीक है, देख लेते हैं ऐसे ही, है ना। यहाँ पे तो ये हमारे पास एफ सी आ रहा है, एफ सी इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस म्यू डब्लू डिवाइड बाई 0.707 म्यू प्लस 0.707, ये एफ सी आ गया। यहाँ से दूसरे केस से हमारे पास एफ सी की वैल्यू ये आ गई है, ठीक है। इसी को कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें कि 1 और 2 से दोनों ही एफ सी को इक्वेट कर लें। आइए देखें क्या हो सकता है। तो क्या लिख रहे हैं यहाँ से, एफ सी इज इक्वल टू, एक बार एफ सी की वैल्यू ये लिख लेते हैं, डब्लू अपॉन क्या है 0.707 म्यू प्लस 0.707 इक्वल टू, ये वैल्यू आ रही है माइनस म्यू डब्लू डिवाइड बाई 0.707 म्यू प्लस, ये भाई थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस होना चाहिए, थोड़ा होल्ड करिए, मैं कह रहा हूँ थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है। यहाँ माइनस था तो ये वैल्यू माइनस में होगी, ठीक है ना, यहाँ ये माइनस होगा। तो 0.707 म्यू डब्लू माइनस 0.707,
कैलकुलेशन मिस्टेक की मेरी पूरी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब क्या दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ से ये W हो गया कैंसिल आउट, इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। आइए इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक, देखते हैं क्या होता है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.707, अच्छा देखिए 0.707 भी कट ही जा रहा है, इधर भी कॉमन निकलेगा, इधर भी कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो बचा क्या, फिर से इसको फिर से देख लें क्या बचा, ये कट गया, तो इसमें लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 0.707, यहाँ भी, इधर भी, ये ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा म्यू प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू माइनस का म्यू डिवाइड बाई म्यू माइनस 1, ऐसा कुछ बचता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। अब इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए माइनस म्यू को म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस म्यू स्क्वायर, ठीक है। माइनस म्यू को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का म्यू, इक्वल टू हो जाएगा म्यू माइनस 1। फिर इस सब को इधर ले आते हैं तो ये हो गया माइनस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू, इधर आया प्लस 1 इक्वल टू 0। भाई देखो करते करते फ्रिक्शन कॉफिशिएंट के टर्म में एक सिंपल इक्वेशन आ गई है, इसी को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। अब इसको हम लिख सकते हैं म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। बस फाइनल इक्वेशन ये है, ये मैथमेटिक की इक्वेशन है और इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा एक मेथड श्रीधारा 4 विधि, है ना, उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको याद करना हो तो मैं दिखा सकता हूँ श्रीधारा 4 विधि का क्या मतलब था। देखिए इसी को सॉल्व करना है, उसमें बताया क्या गया था, ज़रा ये भी देख लें कि अगर कोई इक्वेशन हमारे पास इस तरीके की है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए वैसे ही है, जहाँ x है वहाँ पे म्यू है, ठीक है। जहाँ a है म्यू का कॉफिशिएंट 1 है, जहाँ b है तो म्यू का कॉफिशिएंट 2 है, जहाँ c है वहाँ -1 है, ठीक है। तो ऐसे में अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो श्रीधारा 4 विधि साहब ने बताया था, क्या बताया था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस मेथड से हमें x की वैल्यू मिल जाती है। x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक बार प्लस एक बार माइनस। अगर इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें तो हमें दिखाई क्या पड़ता है, दिखाई क्या पड़ता है कि a की वैल्यू क्या दिखाई पड़ती है। देखिए म्यू स्क्वायर जहाँ है वहाँ x स्क्वायर, जहाँ a है इसका फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 1। यहाँ देखा जाए जहाँ x है वहाँ म्यू है, तो जहाँ b है वहाँ क्या है, 2 है, तो b की वैल्यू क्या हो गई, 2। c देखा जाए पूरा पूरा कांस्टेंट है, तो यहाँ कांस्टेंट क्या है, -1 है, c की वैल्यू क्या है, -1। इसके साथ मैं काम करता हूँ, तो अगर मुझे म्यू निकालना है तो क्या लिखूँगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a माइनस का 4ac अपॉन 2a। म्यू की वैल्यू क्या दिखाई पड़ती है, माइनस बी का मतलब क्या हो गया, माइनस का 2, ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4 माइनस 4ac। a और c दोनों 1 है, एक -1 है, तो ये -4ac हो जाएगा, -4 और बाहर माइनस लगा है तो प्लस हो जाएगा, +4 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1 ये हो गया 2, ये फाइनल वैल्यू आई, ठीक है। तो ये होता है अंडर रूट 8, ठीक है। और अंडर रूट 8 की वैल्यू क्या होती है, जरा कैलसी निकालिए, तो अंडर रूट 8 तो ये हो गया 2.828, ठीक है ना, 2.828। तो म्यू की वैल्यू क्या हो सकती है, -2 प्लस माइनस 2.828
डिवाइड बाई 2, है ना। तो इससे हमें म्यू की दो वैल्यू मिलती हुई दिखाई पड़ती है। इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो म्यू की दो वैल्यू मिलती हुई दिखाई पड़ती है। कैसे, देखिए ज़रा, ठीक है। कैसे दिखाई पड़ेगी, अगर एक बार प्लस लें एक बार माइनस लें, पूरी बात आज किया जाएगा। तो एक बार तो वैल्यू आती है म्यू इक्वल टू माइनस का 2 प्लस लिया जाता है तो 2.828 बाई 2। इसको सॉल्व किया जाए तो क्या हो गया, -2 कर दें इसमें से इक्वल टू इतना आ गया, डिवाइड बाई 2 कर दें तो ये आता है 0.414। तो बेटा एक आंसर तो आ गया 0.414 म्यू की वैल्यू ये हो सकती है, ठीक है ना। अगर म्यू की वैल्यू इससे निकाला जाए माइनस से, तो म्यू की वैल्यू हो गई -2 डिवाइड बाई 2। इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, सिर्फ ये लिख सकता हूँ कि क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो म्यू की वैल्यू नेगेटिव होगी। और क्योंकि म्यू की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है ना। मैथमेटिक के हिसाब से देखा जाए तो म्यू की वैल्यू आपको मिल रही है, कोई बात नहीं, लेकिन म्यू की नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मास नेगेटिव नहीं पॉसिबल है, वैसे ही म्यू की नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ये नेगेटिव नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, इसलिए ये तो आंसर होना नहीं है, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा ये है, दिस इज द आंसर, ठीक है ना। ये आंसर है। जो आपको क्वेश्चन मिला था उस क्वेश्चन में अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू 0.414 है तब 45 डिग्री पर ये ब्लॉक मूव करने की स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। ये पूछा गया था और आप यहाँ आंसर दे रहे हैं। म्यू पूछा गया था, आपने आंसर दे दिया है कि भैया म्यू की वैल्यू क्या आना चाहिए। तो इसका आंसर है, कितना आया था, म्यू इज इक्वल टू 0.414 ही आया था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा तो हो गया, मुझे भी लग रहा है, लेकिन एक बेहतरीन क्वेश्चन था। इसको समझने में आनंद आया होगा ज़रूर, है ना। और एक बार और करके देखिएगा, ऐसे ही और कुछ अच्छे प्रॉब्लम के साथ आपसे फिर मिलेंगे, नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, शुभकामनाएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लेक्चर पसंद आया हो, किसी काम का लगा हो, तो ज़रूर लोगों से शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थोड़ा सा जब ये सब होता है तो अच्छा लगता है और बेहतरीन तरीके से काम करने का मन करता है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।